अचानक ही शादी की बात हुई और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। एक तरफ वैभव की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी तो दूसरी तरफ संजू की। 2 दिन के अंदर सिद्धांत वर्मा अपनी विदेश वाली पत्नी और अपने विदेशी बेटे के साथ हवेली पहुंच गए थे। उनका बेटा फिलहाल तो 21 साल का होगा, जवान लग रहा था, जबकि उसका दिमाग अभी भी बच्चों जितना ही था। और ये भी भगवान की तरफ से उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। वंश उनका सगा बेटा नहीं था, वो नायरा के पहले पति का बेटा था और सिद्धांत साहब ने उन्हें उनके बेटे समेत अपना लिया था, जबकि अपनी सगी बेटी को वो अकेला कर गए थे। सभी उनसे खुशी दिल से मिले थे, लेकिन रिधि कमरे से नहीं निकली। 2 बार अंकल ने उसे बुलाया, लेकिन वह सोती रही। मैं खुद मिलकर आता हूँ अपनी बिटिया से। सिद्धांत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अंकल जी, सुबह मिल लीजिए, अभी शायद वह सो रही होगी। संजू ने उन्हें रोक लिया। मेरे आने की खबर नहीं थी क्या उसे? वो मिलने तक नहीं आई। वे ना चाहते हुए भी शिकायत कर गए। सिद्धांत 20 साल होने को आए हैं और एक दिन में भी तुमने उसे पिता होने का एहसास नहीं दिया, तो तुम कैसे आज उसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वे तुम्हारे आने की खबर सुनकर दौड़ती चली आएगी तुम्हारे पास? थोड़ा वक्त दो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। वे अपने दोस्त को थोड़ा हौसला देते उठ गए। सिद्धांत साहब का दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया था, लेकिन वे भी जानते थे ये गुस्सा हकीकत थी जो उन्हें स्वीकार करना ही था। वह हिचकियों से रो रही थी, लेकिन वे जानती थी कि उसे अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखनी थी। आज उसकी मेहंदी का फंक्शन था और अब तक अपने पिता से नहीं मिली थी। फिलहाल अपनी सौतेली माँ को वह देख चुकी थी और उसे वह हंसमुख लग रही थी, पर उसे अपनी माँ की जगह रख नहीं पा रही थी। वह मेहंदी के फंक्शन से फ्री होकर अपने कमरे में आ गई थी। ग्रीन लहंगे में पिंक दुपट्टा लिए वह नाजुक सी लड़की सीधा सामने वाले को घायल करने की हिम्मत रखती थी, लेकिन सामने तो संजू था जिसने अपने ऊपर गुस्से का खोल चढ़ाया हुआ था। अपनी मेहंदी के फंक्शन को नज़रअंदाज करती आज अपने जिगरी दोस्त वैभव के बारात के साथ गया हुआ था, जिसकी आज रात शादी तय हुई थी। दोनों दोस्त एक साथ ही अपनी अपनी मंगेतर को लाने वाले थे। संजू, तुम अपनी पत्नी को भी ले आते, वैभव ने उसे छेड़ा। अभी बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो ले आऊंगा। वह हमेशा ऐसे ही एकदम सीधी सादी जवाब देता था। दिल को भा गई थी। आखिर वे थोड़ा सा शर्माए अंदाज में बोला तो संजू ने उसे घूर कर देखा। आपका हो गया ना मिस्टर? कहाँ तो 2 साल के बाद शादी होनी थी और कहाँ 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर रहे हो। छुपे रुस्तम हो। संजू ने भी खूब उसे धोया। बस यार, इस दिल की सुनी है। ये जो लड़कियां होती है ना, बहुत नाजुक दिल रखती हैं, और फिर ये हम पर डिपेंड करता है हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल? संजू ने हैंडल पर जोर देते आईब्रो उचकाई। मैं तो सीधा करके रख दूंगा। वह सर झटक कर बोला, तुम बहुत बड़ा जुर्म करोगे अपने साथ। वैभव एकदम गुस्से से बोला, औरत मर्द दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं ना कि एक दूसरे के गुलाम होते हैं। उसे सीधा करोगे तो वह टूट जाएगी। वह जैसी है उसे वैसे ही हैंडल करो, यही अच्छे आदमी की निशानी है। अपनी पत्नी को तोड़ना नहीं, समेटना सीखो। मेरा विश्वास करो, जो मैं गुस्से में नहीं करवा सका वो मैंने मोहब्बत में सब कुछ करवा लिया। अब वही करती है जो मैं चाहता हूँ, और अब मेरी शादी होने के बाद वह मेरे पास आएगी तो पूरे अपने रंग में रंग लूंगा। तो उसके कंधे पर थपकी देता सरल भाषा में उसे थोड़ा सावधान और सीख दे गया और अपने स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसकी दुल्हन को पूरी खूबसूरती से सजाया गया था, स्टेज पर लाया गया था। और वैभव का बस चलता तो उसे किसी के सामने नहीं लाता, लेकिन माँ बाप के समझाने पर वह इतना राजी हुआ था, वरना वह अपनी पत्नी की एक झलक भी किसी को ना देखने देता, और झलक तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। संजू वह अपने खाने की तरफ बढ़ चुका था। रात बहुत देर हो चुकी थी। वापस लौटा तो किचन से उसे कुछ आवाज़ आती सुनाई दी। वो बेकाबू उस तरफ बढ़ा तो सामने का मंजर देखकर बिल्कुल गूंगा सा रह गया। मेहंदी के ड्रेस में खड़ी हुई उसे उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और कांपता जिस्म और हाथ में पकड़ी चाकू जो उसने अपने कलाई पर रखी थी, ये मंजर देखता वे एक पल को सुन रह गया था। तभी निगाह अपने बराबर खड़े सिद्धांत वर्मा पर जा ठहरी, जिनकी आंखें भी भीगी थी और चेहरे पर बहुत फिक्र दिखाई दे रहा था। रिधि बेटा, प्लीज हाथ नीचे कर लो। वह घबराकर बोले, दूर हो जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी। वह गुस्से के बावजूद बहुत कांप रही थी। एक बार बात सुन लो बेटी, फिर जो चाहे सजा दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, दूर हो जाओ मुझसे। वह गुस्से के अंदाज में चिल्लाई। उस वक्त वह बुरी तरह से अपने पिता को खो चुकी थी।
मेरे पास मत आना। वह संजू को भी खुद के पास आता देखकर बहुत तेज चिल्लाई थी तो वो वहीं रुक गया। उसने अपनी कलाई की नस पर छुरी रखी थी जिसका दबाव बढ़ता ही जा रहा था। स्टॉप रिधि, संजू ऊंची आवाज में दहाड़ा कि वो बुरी तरह से कांप कर नीचे बैठ गई। अब वह पिता से नजरें हटाए संजू को देख रही थी। दिल की धड़कनें अब भी बहुत अजीब सी चल रही थी। एहसास भी अजीब हो रहे थे। दिमाग में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। संजू को अपने होश हवास में ना लगी। अंकल जी प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। संजू कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। आप जाओ प्लीज। वह उनकी बातों को काटता उन्हें वहाँ से जाने का बोल गया था। वे जल्दी बाहर निकले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनसे इस तरह नफरत करने लगी थी कि उनसे बात करना तो दूर की बात थी, उनका चेहरा तक देखना अच्छा नहीं समझ रही थी। उनके जाते संजू ने उसके तरफ ध्यान दिया। रिधि वे जा चुके हैं, हाथ पीछे कर लो, नरमी से बोलता अब उसके पास आया जबकि रिधि उसे देखे जा रही थी। संजू ने उसके पास आते उसके हाथ से बहुत ही आराम से वह चाकू लेते स्लैब पर रखा था। उसकी रोई हुई आंखों को देखा और मन ही मन में सोचने लगा, औरत को मर्द हमेशा पाँव की जूती ही समझते हैं और उसे तोड़ने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से वह इतनी मजबूत होकर भी बिखर जाती हैं। उन्हें वैसे ही हैंडल करो जैसी वो है, यही मर्द होने की असली निशानी है। अपनी पत्नी को तोड़ना नहीं, समझाना सीखो और विश्वास करो जो मैं गुस्से से ना कर सका वो मैंने मोहब्बत से सब कुछ कर लिया। अब वही करती है जो मैं चाहता हूँ। वैभव की शब्द याद करते आगे होते उसके आंसू पोंछते उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल रिधि को उसकी ही बाहों की जरूरत थी और वह उसके सीने से जा लगी। वह हिचकियों से रो रही थी। संजू ने उसे अपने सीने में जोर से भींचे रखा। उन पलों में वह अपने दिल में उस लड़की के लिए नफरत खत्म होता महसूस कर रहा था। उसका दर्द आज वह अपने दिल पर महसूस कर रहा था। सच में उस वक्त वह अपने अधिकार की बात कर रही थी। वह 20 सालों में वह जिस तरह पल पल अपने पिता के लिए तड़पती थी, आज उसका एहसास संजू को भी हो रहा था और फिर उसकी कड़वी बातें भी सुनता रहा। आज संजू ने पहली बार नरमी से और प्यार से उसके तरफ कदम बढ़ाया तो वह उसके तरफ भागती चली आई। हाँ, वह उसके सीने से जा लगी। वह अपना सारा गम भुला चुकी थी। सच में मेरे दोस्त वैभव ने सच ही तो कहा था, पत्नी हमेशा कमजोर ही होती हैं, बस उसे हैंडल करना होता है। वह जरा सा झुकता उसे अपनी गोद में भर गया। वह एकदम रोनी सी बोलती उसके सीने से सर उठाकर उसे देखने लगी। जो उसे ही देखे जा रहा था वह बहुत ही चुप से उसे अपने कमरे में ले जाता बिस्तर पर लिटा गया और खुद जरा सा उसके ऊपर झुकता बोला, तुम ठीक हो ना? उसके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। आसपास देखती थोड़ा घबरा गई। मुझे अपने कमरे में जाना है, वह उठते हुए बोली। अब आ गए आपके होश हवास वापस? संजू का शब्द भी अब की बार थोड़ा गंभीर हुआ था। कुछ देर पहले वाली रिधि अब कहीं खो गई थी। वह झटके से उठी थी। संजू ने वापस उसे झटके से पीछे खींचा और तकिए पर गिरा दिया। वह बिल्कुल सुन्न हो गई। क्या सोचकर ऐसी हरकतों को सरअंजाम देने जा रही थी, बोलो? वह उस पर झुकता उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ रहा था। क्या किया है मैंने? वह गहरी सांस भरते मासूमियत से बोली। क्या किया तुमने? और किचन में खड़े होकर क्या कर रही थी? क्यों खेल रही थी छुरी से? वह उसके कमर में हाथ डाले उस पल को कोसता उसे अपने सीने से लगा लिया। रिधि तो सांस ही गले में अटका था। वह संजू से अब सब कुछ रिएक्ट कर सकती थी लेकिन ये नज़दीकी नहीं। छोड़िए मुझे, वह तड़पी थी। ऐसे ही छोड़ दूं? अब तो सब कुछ मेरे नाम लिखवा चुकी हो तुम। अधिकार है अब मेरा तुम पर। अब मैं पूरा अधिकार रखता हूँ। कल ही तो हमारी शादी है। और ज़्यादा उसकी धड़कनों को अपने सीने से मसल रहा था जबकि अब गुस्सा भी उस पर कर रहा था। जो हरकत आज उसने की थी वह तो संजू के कभी दिमाग में भी नहीं थी और दोबारा वह ऐसी हरकत ना करे इसके लिए उसे थोड़ा पटरी से भी तो उतारना पड़ता। वह जो आज उतार चुका था। रिधि उसके सीने पर हथेलियां जमाए गहरी सांस भरती कांपने लगी। उसके कमर पर हाथ की उंगलियों को धंसाते हुए उसे तकलीफ से मिलवा रहा था। मुझे दर्द हो रही है, प्लीज मत करो ऐसा। वह तड़प कर रोते हुए बोली। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगर यहाँ वहाँ कट लगाने बैठी थी वह दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेती? वह गुस्से से उसकी कलाई थामे बोला, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी। नफरत करती हूँ मैं उनसे। वो मेरे पास भी ना आए। उनकी वजह से मैंने सारी जिंदगी अपने को अनाथ समझा। वह मुझे भूल गए पैदा करके, जैसे मैं कोई नाजायज़ थी या उनकी कोई भूल थी। वह बोलती जा रही थी और संजू अब की बार बुत बने ये सब सुन रहा था। मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे भी उनकी कोई चाहत नहीं है। उन्हें बता दीजिए, वह चिल्ला रही थी। संजू का गिरेबान थामे हिचकियों से रोती चली जा रही थी।
संजू ने उसे रोने दिया, बोलने दिया, ताकि वह अपना सारा गुस्सा निकाल ले। नफरत से बढ़कर भी अगर कोई जज्बा है तो मुझे उनसे है। वो मेरे सामने जब भी आएंगे तो मैं खुद को मिटा दूंगी। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। संजू, वह अपना सर फिर से उसके सीने से लगाती हिचकियां भरकर रो रही थी। संजू ने उसका सर तकिए पर रखा तो वह करवट बदल गई। संजू खुद ही उसके पास बेड पर बैठा, बेड से टेक लगाए उसकी कमर के करीब हाथ करता, उसे अपनी तरफ मोड़ता, अपनी गोद में बिठा गया। वह धड़कते दिल से उसे देखने लगी। अब जो भी है तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता है रिधि, इस रिश्ते का लिहाज करो। कौन सा रिश्ता? वह उसकी बात काटती बोली, मेरा बस चले तो मैं अपने जिस्म का खून एक एक बूंद निकाल कर फेंक दूँ, फिर मुझे उनके नाम से बुलाया न जाए। उनका नाम मेरे लिए सिर्फ एक गाली है। संजू ने गुस्से से उसकी बात पर दहाड़ा कि वह बिल्कुल डर कर उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह तो पहले ही इतना गुस्से वाला था। उस आदमी ने बड़ी मुश्किलों से अपने ऊपर कंट्रोल किया था। जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, ना कोई बात करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। वह अब की बार नरमी से बोला, तुम भी वादा करो आज के बाद ऐसी फालतू हरकतें नहीं करोगी। विश्वास करो रिधि, अब अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो भगवान की कसम वही छुरी लेकर तुम्हारे हाथों की नस नहीं, तुम्हारी गर्दन की नसें काटूंगा। वो उसके गर्दन के नीचे अंगूठा दबाते उसको डरा कर बोला। वह सच में ही डर गई थी। उसका चेहरा अपने सीने के बाहर निकालता, वह उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ता, आंखें मीच गया था। मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ रिधि। नफरत तो टूट के की थी, पर अब मुझे मजबूर न करना कि मैं मोहब्बत करने लग जाऊँ तुमसे। अगर मोहब्बत कर बैठा तो मेरा जुनून तुम्हें ही सहना पड़ेगा। वह आंखें मीचे अब प्यार की चाहत में बोल रहा था, जबकि उसके होठों का हल्का सा दबाव अपने होठों पर महसूस करती कांप कर रह गई थी। मैं तो आपके टुकड़ों पर पलने वाली एक गरीब लड़की हूँ ना, फिर ऐसी लड़की से मोहब्बत आपको कभी नहीं होगी। वह भी आंखों में आंखें डालकर आज उससे अपनी शिकायत कर बैठी थी। संजू के जुनून को हवा दे रही थी। संजू ने भी बिना लिहाज किए चाहत से उसके गुलाबी होठों को अपने चाहत का निशाना बनाया। वह बुरी तरह से उसकी गोद में बैठे उछल पड़ी थी। संजू ने एकदम उसका सर पीछे गिराते उसकी ऐसी तीखी बातों पर उसे जोर से घूरा था। जान निकालनी है मेरी? वह उसे अपने नज़दीक करता बोला। आप क्या कर रहे हैं ये सब? वह हकलाते हुए बोली, वही जो कल करना है। वो बेड से टेक लगाते उसे अपने सीने में गिरा गया। जिस तरह उसके सीने से लगी थी, संजू उन पलों में कैद हुआ था। वह उसे अपना समझती थी। संजू के लिए यही बहुत था। कल हमने क्या करना है? जब बीच में नफरत हो तो नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाते। ये बोलते संजू के तकलीफ को वह दुगनी कर गई। वह उसकी बातें सुनकर उसे अब शर्माने पर मजबूर कर रही थी। उसने कहा, नफरत है हमारे बीच? वह उसके कमर के आसपास अपनी उंगलियों से दबाव बढ़ाते उसे बहुत कुछ महसूस करवा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहा था। वह तो उसके प्यार के लिए कब से तड़प रही थी। हर पल इस बात का अब वह इजहार कर रही थी। वह कसमसा कर पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन संजू ने उसे और ज़्यादा अपने ऊपर गिरा लिया। खुद अपना सर तकिए पर रखे उसका चेहरा अपने चेहरे पर गिराते उसकी नाक से नाक रगड़ने लगा। रिधि का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे के असर भी बिल्कुल चुप थे। कुछ फील ना हुआ। वो मजबूर निगाहों से पूछ रहा था तो वह सर ना में हिला गई। पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही कह रही है। देखो, मैं अब भी तुम्हें छू रहा हूँ तो तुम्हारे जिस्म में एक सनसनाहट हो रही है। ये क्या है? वह उसकी कान की लौ को होठों में दबाकर दांतों से काट गया। मुझसे कौन सा बदला ले रहे हो? वह चिल्लाई थी। चीखो मत, इतना जोर से भी नहीं काटा मैंने। वह गुस्से से बोला, अच्छा, जब खुद को काटने चली थी तब तुमको दर्द नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि तुम जंगली बिल्ली बनकर मुझसे बदला लो। चलो आओ, नफरत नफरत का खेल खेलते हैं। उसे तकिए पर गिराया था, खुद उसके ऊपर आया था। संजू, छोड़ दीजिए, मुझे पागल हो गए हैं क्या? अभी हमारी शादी नहीं हुई। वह घबराई थी। संजू घूर कर कहने लगा, इस वक्त तुम मेरे रूम में हो तो अब शादी में क्या रखा है? वह उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन किया। वह उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर बोला, तो अब आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। तो संजू को मजबूरन पीछे होना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है ये जबरदस्ती है तो चलो, मैं कुछ नहीं करता, कल तक का वेट कर लूंगा। जब दुल्हन बनी पूरी मेरे लिए सजोगी। वह उसके माथे पर होंठ रखते पीछे होकर लेटता उसका सर अपने सीने पर रखा। वह बोल पड़ी, मुझे अपने रूम में जाना है। एक बात तुम्हारी मानी है, एक तुम मेरी मानो। यही सोने की आदत डालो। अब हर रात मेरे कमरे में मेरे सीने पर सर रखकर सोना होगा, समझी? वह उसे घूरते हुए बोलकर वापस आंखें मूंद गया तो वह उसे मुंह चिढ़ाती जरा सा पीछे होने लगी।
वह उसके आसपास अपने बाजुओं को मजबूती से दबाया। सो जाओ रिद्धि, वरना 2 थप्पड़ खाकर सोना है। वह दांत कपकपाए बोला तो वह झट से आंखें मूंद गई। संजू चाहता तो उसको उसके रूम में भेज देता, लेकिन जो हरकत आज उसने की थी वह न जाने क्यों डर गया था। जैसे उसे अकेला छोड़ता तो वह खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगी। यहाँ तक कि सोते में भी उसे जोर से अपनी बाहों में दबाए रखा। इधर वैभव की वाणी के साथ आज सुहाग रात थी। वैभव रुक जाइए प्लीज। वही जो अब कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह घबराकर वहीं थम सा गया। पास मत आना मेरे प्लीज। जब भी पास आते हो मेरी जान निकाल कर रख देते हो। वह कुछ दिन पहले वाली उसकी मोहब्बत को याद करते कांपने लग गई थी। तुम्हारी जान की ऐसी की तैसी। मैं कहूँ पता नहीं क्या हुआ। शादी की पहली रात है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है और मैडम जी को जान की पड़ी है। जो मेरी जान निकल रही है उसका क्या। अचानक से उसके पास आते, उसे खड़ा करते, उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी नाजुक सी जान सीने में अटकी थी, जबकि वह उसे आईने के सामने ले जाते अपना और उसका पूरा जिस्म बिना कपड़ों का देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पूरा देख चुके थे। अगले ही पल वह एक हीरे का चैन उसके गले की तरफ बढ़ाया। वह जानता था वाणी बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए वो पहले उसे रिलैक्स करने का सोच रहा था। कैसी लगी। वह उसका हाथ थामे अपनी तरफ खींचते कमरे के बीच में आकर खड़ा हुआ। वो बहुत प्यारी हल्का हल्का सा म्यूजिक ऑन करता अपनी सुहाग रात पर अपनी दुल्हन के साथ रोमांटिक डांस करना चाह रहा था। उसकी ऑफर पर वाणी बलस करती। अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथों की पकड़ में थमा गई। वैभव ने उसके कमर पर दोनों हाथों को रखे, उसको अपने बेहद पास करते गोल राउंड लिया और साथ ही उसका भरा हुआ जिस्म अपनी बाहों में लिया। वाणी का पूरा जिस्म कांपने लगा था। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। वैभव ने उसकी गर्दन पर मुंह छुपाते धीरे से कहा, आप इतने पास आ रहे हैं, दिल को कुछ कुछ हो रहा है। वह सर झुकाए शर्माते बोली, क्या हो रहा है। वह भी शरारत से बोला, पता नहीं, यहाँ से अजीब सी सनसनी दौड़ रही है। वह अपने दिल की जगह उसका हाथ रखे अब पेट पर ले गई। वाइब्रेशन उसके गर्दन पर झुकता, वहां अपना भीगा होंठ लगाता वाणी की सांसें गहरी कर गया। अब उसे लिए बिस्तर पर आया था। कपड़े तो दोनों ने पहले ही उतार चुके थे। एक दूसरे के जिस्म से रगड़ खाते वो बेहद बेकाबू हुए थे। वाणी बहुत शर्मा रही थी। वह लाइट डिम कर गया। अब उसके लिए सुकून ही सुकून था। सिर्फ फर्क इतना पड़ा था कि वह अब उसे विदेशी लड़की को अपना चुका था और मोहब्बत से अपने रिश्ते को परवान चढ़ा रहा था। जब मर्द औरत के लिए पसंद बन जाती है तो वह अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती है। शादी का फंक्शन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संजू ने साफ शब्दों में सिद्धार्थ साहब को रिद्धि के सामने आने से बिल्कुल मना कर दिया था। वह भी रात के उसके किए गए हरकत की वजह से सब डर रहे थे। एक बात तो तय थी, वह अपनी बेटी को खो चुके थे। अब उनकी बेटी पास होकर भी उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। वह बस दूर दूर से उसे देखते रहे, उसके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते रहे। सब कामों से फ्री होता वह अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां आज वह उसके लिए खुद को सजाकर बैठी थी। संजू का हाथ बेकाबू दिल पर जा ठहरा था। क्या सच में मैं उसे आज अपना अधिकार लूंगा और वह क्या दिल से मुझे। उफ, वह उस एक सवाल ने संजू के कदम वहीं रोक दिए थे। अभी वह कुछ और सोचता कि उसके मोबाइल पर वैभव की कॉल आने लगी। वैभव के बजाय किसी लड़की की आवाज सुनता वो बुरी तरह से चौंका और जो खबर उसे सुनने को मिली संजू के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मैं आ रहा हूँ, आप रोना नहीं। वह उन्हीं कदमों पर बाहर निकलता बिना किसी को इन्फॉर्म किए अंधाधुंध ड्राइव करता अस्पताल पहुंचा। वैभव और वाणी दिन को रिद्धि और संजू के रिसेप्शन पर आए हुए थे। अब रात को वह अपने घर लौट रहे थे। कुछ देर पहले ही तो वह हॉल से संजू से हाथ मिलाते निकले। अब अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया। आप ठीक हैं भाभी। वह उसे भी जख्मी देखकर पूछ बैठा। प्लीज वैभव का पता करो, वह ठीक है। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। वह हल्का सा चेहरे पर घूंघट किए संजू से बोली। संजू हाँ में सिर हिलाते डॉक्टर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वैभव खतरे से बाहर की खबर मिलते संजू और वाणी ने भगवान का धन्यवाद किया, अपने घर पर इन्फॉर्म किया। बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मोबाइल पर सबसे ऊपर आपका नंबर मिला तो आपको मिलाया था। अब बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। आपको भी चोट आई है। वह उसे लेडी डॉक्टर के पास भेजता खुद वैभव के घर इन्फॉर्म करने लगा। कुछ ही देर में उसका छोटा भाई वहां पहुंच गया था। उन्होंने आते ही सब संभाल लिया था और संजू का धन्यवाद किया, उसे वापस घर भेजा। वे जानते थे आज उसकी शादी थी और वे अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में बैठा था। वैभव बेहोशी में था, इसलिए फिलहाल किसी को उससे मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी।
इसलिए वह सब तरफ से तसल्ली करते वापस के लिए निकला। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ तो उसे अच्छा खासा शोर सुनाई दिया, जो उसके अपने कमरे से ही आ रही थी। वहां भागा तो अंदर का मंजर देखते वह दरवाजे पर ही सुन खड़ा रह गया। सामने उसकी पत्नी के दुपट्टे को खींचे वह पागल खड़ा था। ये मेरी दुल्हन है, मुझे दे दो। वह रिधि का दुपट्टा खींचते बोला। 1 मिनट आंखें मीचे संजू ने खुद को काबू करना चाहा, वरना उसे खुद के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। अगले पल वह आगे बढ़ता वंश के पेट में एक जोरदार घूसा मार गया कि वह बुरी तरह से तड़प उठा था। रिधि की भी चीख निकल गई थी। सभी अचानक वहां इकट्ठे हो गए। मार दिया मेरे बच्चे को, नायरा की दर्द भरी आवाज पर सभी ने नायरा को देखा और संजू तो बिना किसी को देखे उसको पीटता चला गया। उसके चेहरे पर मारने लगा। उसका हाथ बड़ी मुश्किल से थमे। पराग साहब ने रोक दिया। क्या कर रहे हो बेटे? वह मर जाएगा तो मर जाए। संजू बड़ी गुस्से से बोला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? वह खुद को छुड़ाता आगे बढ़ने लगा। फिर से सिद्धांत और पराग साहब ने दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका था। बेटा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, छोड़ दो उसे। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दिमागी हालत तो मैं ठीक कर दूंगा इसका। ये इसलिए तो अभी तक यहाँ जिंदा खड़ा है। सोचो, मैंने जब अपने दोस्त की पत्नी का किसी को सिर्फ दुपट्टा खींचते देखा तो उसे आदमी की कई हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। ये तो मेरी अपनी पत्नी है। उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। वह बहुत गुस्से में बोला था। नायरा को और वंश को निकाल कर बाहर ले गए। सिद्धांत साहब और पराग साहब ने दोनों ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, इसे छोड़ दो। सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, हम कल ही वापस जा रहे हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। बस सर झुकाए रोते हुए बोले। वह बाहर निकल गए। जिज्ञासा देवी ने रिधि को अपने सीने से लगा लिया। वह रो रही थी। तुम दोनों आराम करो बेटा। रिधि काफ़ी डर गई है। जिज्ञासा देवी उसको थपकी देते पति के साथ बाहर निकल गए। उनके जाते ही संजू ने दरवाज़ा लॉक लगाते रिधि के पास आते उसे खींचकर अपने सीने में लगा लिया तो वह एकदम उससे चिपक गई। छोड़िए मुझे। अभी क्यों आए हो? जाइए जहाँ गए थे। मेरी बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हें। मैं इसी लायक हूँ। वह खुद को छुड़ाने लगी। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। उससे बार बार दूर हो रही थी। फिर आखिरकार रोने लगी। अब रोना बंद करोगी? नहीं करूँगी। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं मर जाऊँ या जीऊँ। वो बहुत रो रही थी। संजू ने उसके होंठों को अपने होंठों में लेते उसको ज़मीन से थोड़ा ऊंचा करते गोल गोल घुमाते अपने अंदर की सारी भड़ास उस पर उतारता चला गया। वह गिरने के डर से उसको जकड़ गई। उसे अपनी बाहों में भरकर उसे बिस्तर पर गिराया था और वह उसके सीने पर हाथ रखकर लौट गई थी। रिधि उसे एकटक देखे जा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। इतनी जल्दी वो मान गई थी। अभी तो सारी जिंदगी बाकी है। ऐसे बात बात पर मैंने तुम्हें मनाया करूँगा तो कैसे कटेगी ये जिंदगी जान? आज उसके रंग रूप ही निराले थे, जिस पर रिधि बार बार शर्माते सर झुका रही थी। पीछे होने लगी। संजू ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। आज दूर नहीं जा सकती। आज सिर्फ नज़दीकियाँ बढ़ेगी। वह उसके गर्दन पर चेहरा छुपाए बड़ी चाहत भरी शब्दों से बोला। वह एकदम पीछे होता छींक मार गया। तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है? वह उसे एक तरफ करता पीछे हटा और फिर से झुकने लगा। क्यों, तुम्हें ये परफ्यूम पसंद नहीं आया? फिर से झुकने लगा कि बार बार छींक कर परेशान हो गया था। मुझे इस परफ्यूम से बहुत एलर्जी है। जाओ अभी नहा कर आओ। वह जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने दरवाजे को लॉक नहीं लगाया था। संजू ने मन में बहुत शरारत फूटा और वह उसके बाथरूम में ही घुस गया और रिधि को उसने वहीं पर दबा लिया। रिधि भी उसके प्यार के लिए कब से तड़प रही थी। वह भी उस बाथरूम में उसके साथ खुलकर एंजॉय कर रही थी। बाथरूम से सिर्फ सिसकियाँ और आहों की आवाज़ गूंज रही थी और दोनों न जाने कितने राउंड ले चुके थे। रिधि अब हार मान गई तो कहने लगी, कुछ बिस्तर के लिए भी रहने दो। रिधि को बिना कपड़ों के लिए बिस्तर पर आया और मोहब्बत के समंदर में गोते लगाते लगाते कब सुबह हुई उन्हें पता ही नहीं चला। सिद्धांत साहब बिना बेटी से माफ़ी मांगे वापस जा चुके थे। उनकी पत्नी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अब बेटे का जो हाल संजू ने बनाया था उसके बाद अब वह बहुत डरा हुआ था। वैभव भी अब होश में आ गया था और शाम तक उसे डिस्चार्जिंग भी मिल गई थी। सभी अब उसके घर इकट्ठा हुए थे। वाणी का रो रो कर तो बुरा हाल था। वैभव ने सबके जाने के बाद अपनी वाणी को अपने सीने से लगाया। वह मासूम तो उसकी चोटों पर ही रो पड़ी थी। वैभव ने उसकी नाक के टिप पर अपने होंठ रखा। वह सच में बहुत नाजुक औरत थी। नाजुक दिल वाली औरत ही अपनी पत्नी को यूँ मुस्कुराता देख वह बिल्कुल उसके सीने से चिपक गया था। तो कैसी लगी वैभव और वाणी की प्रेम कहानी? इधर संजू और रिधि की प्रेम कहानी।
इन दोनों में से सबसे बेस्ट प्रेम कहानी किसकी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।